हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 53 कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी पीसीएस एंड आरओ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सारे ही क्वेश्चंस जो हैं सारे ही हेल्पफुल हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किसको भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? योर ऑप्शंस आर रंजीत कुमार, अनिल दास, आतिश चंद्र या फिर सुदीप शर्मा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज आतिश चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें अतिरिक्त सचिव का पद भी दिया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? कल भी मैंने करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस बताए थे उनमें बोला था कि रिपोर्ट्स में या फिर जो भी इंडेक्सेस होती हैं उनमें क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि किसके द्वारा ये जारी की जाती है, इसकी थीम क्या है, या फिर इसमें आपकी इंडिया की रैंक तो इम्पोर्टेंट है ही है। ऑप्शंस है यहाँ पर क्वेश्चन में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये कलर चेंज करते हैं, बहुत ही लाइट है। ओके, एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन प्रत्येक वर्ष वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 है, संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि दोहरी क्षति नहीं, जैसा कि मैंने बताया था ना फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि एक ही दंड के लिए दो बार किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो हमें बताना करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ये तो बहुत इजी सा है कि कहीं पर भी हमें सभा आयोजित करने का ये जो है ये आर्टिकल 19 में दे रखा है ना, कि राइट टू स्पीक और ये राइट टू एक्सप्रेस, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं पर भी सम्मेलन करने का राइट, ये कुछ चीज़ें आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज दे रखे हैं उनमें है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर प्रश्न आता है कि आर्टिकल 22 में है क्या? तो 22 में है गिरफ्तारी या फिर हिरासत में जो व्यक्ति लिए गए हैं उनका संरक्षण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यानी ये तो हो जाता है गलत। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल गलत है। दोनों में 22 दे रखा है तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, रॉन्ग है। ये दे रखा है आर्टिकल 20 के सेकंड क्लॉज में, यानी कि दोहरी क्षति नहीं होगी किसी व्यक्ति के अपराध के लिए, तो वो आर्टिकल 20 जो है उसमें उसका सेकंड क्लॉज है उसमें दे रखा है। तो इट मीन्स दोनों ही रॉन्ग है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को संरक्षण देता है, अतः कथन एक सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 20 जिसका दूसरा क्लॉज जो है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए आप एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं कर सकते हो। इट मीन्स ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या फिर महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? इस शब्द से ही बता दे रही हूँ, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह से 1921 के मापिला विद्रोह से, 1859 और 60 के नील विद्रोह से, या फिर 1899 और 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से। बिल्कुल उल गुलान जो है वह ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है, यानी कि बिरसा मुंडा विद्रोह से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव का संबंध 1899 टू 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ऑप्शन है, संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति निदेशक तत्वों द्वारा, या फिर 7वीं अनुसूची द्वारा, या फिर परंपरागत व्यवहार द्वारा। ये चैप्टर क्लियर हो चुका है, पढ़ा चुकी हूँ राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। ठीक है, और ये फैक्ट भी बता चुकी हूँ कि कहाँ पर दे रखा है, आर्टिकल 51 में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा या से कथन सही है?
पहला स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। सेकंड है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। करेक्ट स्टेटमेंट जो है, एक्चुअली पढ़ लेते हैं दोबारा से स्टेटमेंट को। सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के अवरोधों या फिर प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के बीच, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड होता है, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। ट्रेड वर्ड मैंने गलत यूज़ कर दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो बिल्कुल सही बात है, वैश्वीकरण उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, 2 जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि दोनों ही सही हैं। उपरोक्त दोनों कथन सही है। इको से लिया गया क्वेश्चन है, इकोनॉमी से, इको बोल दिया मैंने शॉर्ट में, कोई बात नहीं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? और ऑप्शंस आर, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, या फिर बेरोजगारी दर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज प्रति व्यक्ति आय। डेफिनेटली वही है मापदंड का भाई। आर्थिक समृद्धि को आप माप सकते हो तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही माप सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी देश की समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड उसकी प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में विकसित समझा जाता है, यानी कि उनमें थोड़ा उन्हें डेवलप समझा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही क्वेश्चन है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया? क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नहीं पूछा गया, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही रहेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। क्या एक है, या फिर दोनों है, या फिर एक भी नहीं है? सो ठीक है, एक्चुअली देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वो धंधे आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। आंसर हमारा दूसरा ही हो जाएगा। पहला वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सार्वजनिक सेक्टर या क्षेत्र कह सकते हो, उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम हैं जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, BHEL, BEL, GAIL, गेल, सेल कह सकते हो इनको शॉर्ट में। अतः कथन 2 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? और ऑप्शन आर, जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977, या फिर ये तीनों ही सही हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ये तीनों ही उससे रिलेटेड हैं, जल प्रदूषण से। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी, एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। उपरोक्त सभी अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है? ऑप्शंस है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या फिर चेन्नई। तो सबसे बड़ा जो मेगा सिटी की यहाँ पर बात हो रही है वो है आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, जनसंख्या 2011 के अनुसार मुंबई भारत का सबसे बड़ा, क्या मुंबई है? मैंने क्या बताया फिर? दिल्ली। एक सेकेंड, भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर था 2011 के अनुसार, लेकिन वर्तमान में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है और 2.5 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या के साथ दिल्ली भारत में पहले स्थान पर तथा विश्व में टोक्यो के बाद दूसरे स्थान पर है। इस प्लीज़ सेकंड वाले फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है? और मेरी तरह कंफ्यूज मत होइएगा जैसे मैं हुई थी ना इसको देखकर कंफ्यूज कि मुंबई, ऐसा नहीं है। 2011 के अकॉर्डिंग मुंबई है, बट अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो वो दिल्ली है, राइट। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शंस है, हिंदी, संस्कृत, तमिल, या फिर पाली। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज तमिल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑलराइट,
कोरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। इनके नाम बड़े ही अजीब होते हैं लेकिन फिर भी पढ़ने में मज़ा आता है। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। ये तो इजी सा नाम है, कई कई बार बहुत कठिन आते हैं जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाती हूँ मैं तो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? योर ऑप्शंस आर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन या फिर गुरु हरगोविंद सिंह। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज गुरु हरगोविंद सिंह। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑल राइट। अकाल तख्त या फिर आप उसे कालातीत सिंहासन भी कह सकते हो, सिखों की धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है। यह स्वर्ण मंदिर के सामने स्थित है। स्वर्ण मंदिर गए आप कभी? जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है। इसकी स्थापना सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भैया असत्य पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा जरा। ठीक है। उसने आगरा का शहर बसाया था। अच्छा जी। गरीबों के लिए अस्पताल दारुल शफा की स्थापना की थी। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में रखे गए थे। और एक सेकेंड, फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही। ठीक है। उसने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई थी। देखिए, मैं पहले पर ही इसीलिए हंसी थी क्योंकि पहला ही गलत है। गलत क्यों है आप लोगों को पता होगा भैया, बहुत ईजी है। सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी ना, ये कहाँ से आ गए वहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। बाकी के स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल सही है तीनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह संधि शाहजहां और शिवाजी के मध्य हुई थी। ध्यान से पढ़िएगा, किसके बीच में हो रही है? शाहजहां और शिवाजी के बीच में। इस संधि की शर्तों में संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसब तथा जागीर देना स्वीकार किया गया था। ऑप्शंस आपके एज ऑलवेज वही रहने वाले हैं। सही कथन पूछा गया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर है इसका? आप करेंगे नहीं, मेरे को ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको आंसर दे देती हूँ। देखिए, इस संधि की शर्तों में संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसब तथा जागीर देना स्वीकार किया गया था। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये संधि जो है शाहजहां और शिवाजी के बीच में नहीं, पुरंदर और किसके बीच में हुई थी? शिवाजी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर आपका क्या हो गया? बी, केवल 2 सही है। ठीक है। ओके, औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। ये जयसिंह विजयी हुआ तथा उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि कर ली थी। अतः कथन 1 जो है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट है, 1 मिनट, ऐसा कैसे हो गया? मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है नीचे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। हाँ ठीक है, 15 है। मुगल काल में मंत्रिपरिषद के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है विजारत, विरासत, सदर-ए-कुल या फिर शेख उल इस्लाम। तो क्या शब्द था जो मंत्रिपरिषद के लिए यूज़ किया जाता था मुगल काल में? ठीक है, तो वो शब्द था विजारत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मुगल काल में मंत्रिपरिषद के लिए विजारत शब्द का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 इनको सम्मिलित करना है। ठीक है, कोड की सहायता से। तो पहुंचते हैं अब अपने मुकाम पर। क्वेश्चन आपके सामने है। आई एम सॉरी, समुद्री यात्री दे रखा है और दूसरा देश दे रखा है, और नीचे आपको क्या दे रखा है? कूट। आपको आंसर पता लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है तस्मान, वह किस देश से संबंधित था? ये हमें बताना है यहाँ पर। ऑल राइट, तो देखिए, जो तस्मान था वह स्पेन से संबंधित नहीं, हॉलैंड से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद है कैप्टन कुक, ये जो है ब्रिटेन से संबंधित थे। कोलंबस जो है, ये तो सभी को पता होगा कि नहीं बताया इसका आंसर, स्पेन। और वास्को डी गामा पुर्तगाली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ए का हमारा तीसरा है, ए का तीसरा एक ही में दे रखा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट। ऑफ कोर्स ए करेक्ट है।
पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड यानी कि तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्की तथा फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे थे? योर ऑप्शंस आर हैदर अली, टीपू सुल्तान, अवध के नवाब, बुरहानुल मुल्क, ओके, या फिर हैदराबाद के निज़ाम चिन किलिच खान। देखो, जो शब्द मुझे नहीं अजीब सा लगता है तो मैं उसमें कोई शर्म नहीं आती मेरे को, है कुछ कुछ शब्द ऐसे जो नहीं एक बार में पढ़ने में आ पाते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑल राइट। मैसूर की सत्ता संभालने के बाद टीपू ने तुर्की और फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे। 1796 ईस्वी में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलौर, वाजिदाबाद तथा मौलिदाबाद में डॉकयार्ड बनाया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसका बी है, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात हो रही है। ऑल राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रामोसी कृषक दल ने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। सेकंड है, वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी कृषक दल के नेता थे, यानी कि उन्होंने इसको नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व किया था। ओके, सो देखिए दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। रामोसी कृषक दल ने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से की थी, बिल्कुल सही बात है। और इसके जो नेता थे वो फड़के वासुदेव बलवंत फड़के थे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, उपयुक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को दिख गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की थी। इस अखिल भारतीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है MC राजा, आर्थर श्रोम, या फिर हरि सिंह गौर, या फिर C शंकरन नारायण। ओके, सो करेक्ट आंसर इज C शंकरन नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। साइमन आयोग के सहयोग के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन और काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की गई, जो कि यानी कि जिसके अध्यक्ष C शंकरन नारायण थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने किस आंदोलन से पहले यह कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है। ऑप्शंस हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। टेल मी द करेक्ट आंसर। आप तो बताएंगे नहीं, हमें ही बताना है, तो हम बता देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसके दौरान ये बोला था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उपयुक्त कथन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने से पहले कहा था। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और बात करेंगे टेस्ट की तो 53 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं 53 टेस्ट में। ओवरऑल हमने 25 क्वेश्चन ही दिए हैं हर एक टेस्ट में। लास्ट टेस्ट जो था जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन थे और ये वाला टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन है। एक्चुअली अब हमने 25 से 20 क्वेश्चन ही कर दिए हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी बहुत से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एग्ज़ाम अभी होने वाला तो है नहीं है, पोस्टपोन्ड होगा एग्ज़ाम, ठीक है, सभी को पता है। डेट अभी नहीं आई है, वो आपको बता दी जाएगी। और ये 53 टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बात अगर PDF की करते हैं, वैसे साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जा करके वहाँ पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ से आप लोगों को PDF से संबंधित पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोगों को PDF मिलेगी। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम की जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो आप लोग देख सकते हो। उसमें फैक्ट के रूप में सारे ही क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसमें से आपके RO ARO का भी क्लियर हो सकता है, मतलब एग्ज़ाम पूरा क्लियर नहीं हो सकता लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो नहीं है वहाँ पर, बट टॉपिक वाइज है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। ज्योग्राफी की स्टार्ट किया अभी फ़िलहाल तो।
उसके अलावा जीएस की सीरीज़ आपकी चली रही है पॉलिटी की, जिसमें हमारे 8-10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, समथिंग 11 हो चुके हैं, मेरे को अभी पक्का याद नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना और दूसरों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।